हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन सीरीज नंबर 4। हम लोगों ने लगभग क्या क्या खत्म कर लिया था। हम लोगों ने कम्बशन रिएक्शन तक पढ़ लिया था। अब बारी है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को पढ़ना है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। होता क्या है, जनरली जो एल्केन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन करना नहीं चाहते हैं। इसलिए अगर हम एल्केन्स का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो उसके लिए हमें कैटलिस्ट, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। Alkanes on heating with a regulated supply of dioxygen or air at higher pressure and in the presence of suitable catalyst give a variety of oxidation product। देखिए यहाँ पे रेगुलेटेड सप्लाई लिखा है, मतलब कि हमें ऑक्सीजन का एक्सेस अमाउंट नहीं लेना है, लिमिटेड ऑक्सीजन ही हमें लेना है। और लिमिटेड ऑक्सीजन लेंगे, एयर लेंगे, क्योंकि अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ले लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो इसीलिए हमें लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन को लेना है। ठीक है, ओके। सो जब हम डाई ऑक्सीजन को की लिमिटेड क्वांटिटी लेंगे तो हमें कैटलिस्ट लेना होगा और साथ में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लेना होगा, तब जाकर के वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमें मिले। जिनमें से बच्चों पहला वाला जो प्रोडक्ट है कैसे होगा, अगर हम मीथेन का ऑक्सीडेशन कराएंगे, कॉपर 523 केल्विन 100 एटीएम प्रेशर, क्या मीथेन का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसके साथ, कॉपर कैटलिस्ट 523 केल्विन और 100 एटीएम प्रेशर। इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तब जाके हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मीथेन। ये बच्चों याद कर लेना है आपको कि अगर मीथेन का लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे और अगर कैटलिस्ट हमने लिया कॉपर 523 केल्विन टेम्परेचर और 100 एटीएम प्रेशर, तो हमें मिलता है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। जितने कार्बन का मीथेन, जितने कार्बन का एल्केन, उतने ही कार्बन का हमें एल्कोहल मिलेगा। राइट, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। दूसरी रिएक्शन है बच्चों कि अगर एल्केन का रिएक्शन हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ करा दिया और उसे हीट कर दिया तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। एक कार्बन का अगर हमने एल्केन लिया है तो एक कार्बन का एल्डिहाइड हमें मिलेगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है बच्चों कि अगर मैंने एल्केन लिया है, ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज एसीटेट और हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड। बात समझ आई? इसका मतलब देखिए, तीन यहाँ पे कैटलिस्ट दिए गए हैं कि अगर एल्केन का रिएक्शन कॉपर के साथ कराया तो एल्कोहल मिलेगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ कराया एल्डिहाइड मिलेगा, और मैंगनीज एसीटेट के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसी यही इसकी इस रिएक्शन की खूबसूरती है कि जितना कार्बन लेंगे हम एल्केन में उतने ही कार्बन का एल्कोहल, जितने ही कार्बन का एल्केन उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड, जितने कार्बन का ईथेन और उतने ही कार्बन का एसिड हमें मिलेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। नॉर्मली जो एल्केन्स होते हैं वो रोकते हैं ऑक्सीडेशन को, लेकिन अगर कोई ऐसा एल्केन ले जिसमें टर्शियरी हाइड्रोजन है, 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन है और उसको ऑक्सीडाइज करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, तो हमें करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलेगा। यानी कि 3 डिग्री वाला एल्केन है तो 3 डिग्री वाला क्या मिलेगा, एल्कोहल। ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कॉपर एल्कोहल देगा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एल्डिहाइड देगा, मैंगनीज एसीटेट आपको एसिटिक एसिड देगा, और अगर KMnO4 के साथ रिएक्शन कराया 3 डिग्री एल्केन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ध्यान रखिए बच्चों, ये जो ऑक्सीडेशन वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या है कि अगर n एल्केन्स लेते हैं, n एल्केन्स
लेंगे और उसको हीट करेंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो हमें मिल जाएगा आइसोमेराइज्ड ब्रांच चेन एल्केन मिलेगा। एन हेक्सेन लिया हमने, एन हेक्सेन का रिएक्शन मैंने एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हमें आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ माइनर प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लेकिन माइनर प्रोडक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हमने एन हेक्सेन लिया है और हमने कैटलिस्ट लिया एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड HCl, तो हमें इसका आइसोमेराइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे 2 मिथाइल पेंटेन है तो 6 ही कार्बन के एल्केन, 3 मिथाइल पेंटेन, ओ यहाँ पे बच्चों पेंटेनोन लिखा है, दिस इज पेंटेन, ठीक है, ठीक है। तो हेक्सेन लिया है 2 मिथाइल पेंटेन या फिर 3 मिथाइल पेंटेन मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एरोमेटाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत अच्छे से याद में रखना है। एल्केन हैविंग 6 और मोर कार्बन एटम्स ऑन हीटिंग टू 773 केल्विन एट 10 से 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें क्या मिलेगा, इसका एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एन ऐसे एल्केन्स लेने हैं जिसमें 6 कार्बन हो या 6 से ज्यादा कार्बन हो और उसका रिएक्शन 773 केल्विन टेम्परेचर के साथ 10 से लेकर के 20 ATM प्रेशर के साथ हम रिएक्शन कराएंगे, तो हमें मिलता है बेंजीन। क्या मिलेगा, बेंजीन या फिर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन्स मिलते हैं। यहाँ पे बच्चों जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड। ठीक है, in the presence of oxides of vanadium, molybdenum, chromium supported over alumina get dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologues। यहाँ पे जो एल्यूमिना होता है इसको सपोर्ट देने के काम आता है। डिहाइड्रोजिनेटेड मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तभी जाकर के बेंजीन बनेगा ना, इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, गेट डिहाइड्रोजिनेटेड एंड साइक्लाइज टू बेंजीन एंड इट्स होमोलॉगस। होमोलॉगस मतलब बेंजीन मिलेगा या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स आपको मिलेंगे, क्योंकि एल्केन से एरोमेटाइज्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन या फिर इसको रीफॉर्मिंग भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हेक्सेन लिया गया है, हेक्सेन का रिएक्शन हमने क्रोमियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन। भाई यहाँ पे आप लोग देखोगे ना 73 जो टर्म है टेम्परेचर का वो एनसीईआरटी को बहुत पसंद है या मे बी रिएक्टेंट को भी बहुत पसंद होगा, बार बार 73 केल्विन ही गिवन है। देखो ना यहीं पे दिख गया 73, थ्री वर्ड जो है 333 वो बहुत इंटरेस्टिंग है एनसीईआरटी में। ठीक है, जस्ट जोकिंग। 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 से 20 ATM प्रेशर और हमें क्या मिल गया, बेंजीन। अगर मुझे टॉलुइन बनाना है बच्चों, तो टॉलुइन में 7 कार्बन होते हैं तो हमें हेप्टेन लेना होगा। हेप्टेन का रिएक्शन हम इन्हीं सारे कैटलिस्ट या और साथ में यही टेम्परेचर यही प्रेशर यूज करेंगे तो हमें टॉलुइन मिल जाएगा। ठीक है, वही लिखा है कि विच एल्केन डू यू सजेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टॉलुइन, तो क्या लिखोगे भाई, हेप्टेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। ठीक है फिर आता है यहाँ पे रिएक्शन विथ स्टीम। रिएक्शन विथ स्टीम में क्या है कि मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम। मीथेन जो है स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। अगेन यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, H2O, मिस प्रिंटिंग। हाँ, मीथेन रिएक्ट्स विथ स्टीम एट 1273 Kelvin in the presence of nickel catalyst to form carbon monoxide and dihydrogen. This method is used for the industrial preparation of dihydrogen gas. इसमें ये तो ठीक है आप रिएक्शन याद रख लोगे,
लेकिन यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। अगर असर्शन रीजन में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में डाई हाइड्रोजन गैस बनाया जाता है, तो वो है क्या, स्टीम, मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, और उसको हीट कर देंगे और हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं, मीथेन का रिएक्शन हम स्टीम के साथ कराते हैं बच्चों, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लेते हैं वेरी वेरी हाई टेम्परेचर 1273 केल्विन, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है निकल कैटलिस्ट, ठीक है, और हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। पायरोलिसिस, पायरोलिसिस में क्या है कि हम हायर एल्केन्स लेते हैं, उसको हाई टेम्परेचर देते हैं, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, किसके, एल्कीन और एल्केन के फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर, हायर एल्केन्स को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो तो वो लोअर एल्केन या एल्कीन्स में टूट जाता है। Such a decomposition reaction into smaller fragments by the application of heat is called pyrolysis और cracking। देखिए यहाँ पे हेक्सेन लिया है 773 केल्विन पे, हमने इसको हीट किया है और हमें मिला हेक्सीन और हाइड्रोजन, या फिर हमें मिल सकता है ब्यूटीन और इथेन, या फिर प्रोपीन, इथीन और मीथेन मिलेगा। इनमें से कोई भी हमें मिल सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कौन से कितने टेम्परेचर तक हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, फिक्स नहीं है, कुछ भी मिल सकता है। पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज बिलीव टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्या है कि ये जो पायरोलिसिस हो रही है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन के हेल्प से होती है। इसमें बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, ये याद रखना है आपको। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम कैरोसिन, ऑयल गैस का मतलब ये है कि जो पेट्रोल होता है ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन में होते हैं क्या, एल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, ये सब होते हैं कि नहीं, और वो क्या है, गैस फॉर्म में है, तो उसी को हम पेट्रोल गैस बोल देते हैं। कैसे हम लोग इसे पढ़ सकते हैं, देखिए पायरोलिसिस फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम कैरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। कैरोसिन ऑयल से जो पेट्रोल गैस का प्रिपरेशन होता है उसमें पायरोलिसिस ही इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल डोडेकेन एक होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैरोसिन, इसका मतलब कैरोसिन में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, डोडेकेन होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है और एनसीईआरटी में जो भी दिया है वो इम्पोर्टेंट है ही है। तो कैरोसिन में बच्चों दो डेकेन होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, दो डेकेन का फॉर्मूला C10H22, ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैरोसिन ऑयल का। उसको जब हम 973, देखो फिर से 73 आ गया, 973 केल्विन में हम प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भयंकर गर्म करते हैं तो हमें हेप्टेन और पेंटेन मिलता है, यही क्या है, पेट्रोल गैस है ना। तो हमें क्या मिलता है, हेप्टेन और पेंटीन मिलता है, क्या मिलता है, हेप्टेन और पेंटीन, और कुछ अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हेप्टेन और पेंटीन। याद रहेगा आप लोगों को क्या, कि दो डेकेन को अगर मैं 973 केल्विन पे प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल कैटलिस्ट में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा हेप्टेन और पेंटीन मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कन्फॉर्मेशंस। कन्फॉर्मेशंस क्या है, देखिए एल्केन कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, जो एल्केन्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड के बने होते हैं कि नहीं, जैसे मान लो कार्बन कार्बन की मैं बात कर लूं तो ये एल्केन्स, एल्केन में हमारे सिंगल बॉन्ड ही होते हैं सारे के सारे, H H और H। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस।
मान लो बच्चों कि ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन है और ये जो आपका ये वाला पॉइंट दिख रहा है कार्बन, ये वाला पॉइंट है कार्बन। अब इसके न्यूक्लियस से, इन दोनों के न्यूक्लियस से एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पास करूं, मतलब इन दोनों के ये जो दोनों कार्बन एटम है बच्चों, उनके न्यूक्लियस से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं तो उसी को हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोला मैंने कि जो मेरे पास एल्केन है, एल्केन में 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड है और इन दोनों के जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस से एक इमेजिनरी एक्सिस पास करूं तो उसी को हम इंटर न्यूक्लियस बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। और इसी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हैं, जैसे यही है ना, तो ये जो आपको पूरा दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक पॉइंट, ये जो पेन दिख रहा है यही क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि ये कार्बन और इनके बीच में क्या होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड की ओवरलैपिंग होती है बच्चों। क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड की ओवरलैपिंग होती है। तो यही हमारा क्या है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है सिंगल सिंगल, यही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, विच इज नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू रोटेशन। अब बताओ अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, इसको ऐसे रोटेट करूं तो क्या इनका बॉन्ड टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो ये आराम से क्या कर सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। ठीक है, रोटेट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस परमिट्स फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन और ये जो सीधी लाइन दिख रही है वही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको हम रोटेट कर रहे हैं, आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिज रोटेशन रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। देखिए बच्चों, अब हमें ये जो आपको मैं बता रही हूँ वो किस लिए है, 3D अरेंजमेंट को समझने के लिए है। ठीक है, ये कार्बन है। ठीक, अब एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये लेट सपोज एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, ऐसा समझ लो कि जो फैन होता है, फैन के 3 पर होते हैं ना, 3 ब्लेड्स होते हैं, इसको ऐसे चिपका दो, एक ब्लेड इधर चिपका दो, हो गया। एक ऐसे, ऐसे और ऐसे, 3 ब्लेड हो गए, एक ऐसे ऐसे ऐसे, सीधा सीधा, है ना। अब अगर मैं एक को पकड़ लूं और फिर रोटेट करूं, रोटेट करूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, तो ऐसे क्या है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। इधर वाला अगर मैं फिक्स कर दूं, ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट हुआ, आराम से रोटेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी रोटेट हो सकता है। तो इस रोटेशन की वजह से क्या होता है, एटम की पोजीशन चेंज होती रहती है, और एटम की जब पोजीशन चेंज होती है बच्चों, तो डिफरेंट डिफरेंट हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, राइट। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम लोग कन्फॉर्मर्स के नाम से जानते हैं। और क्योंकि ये जो कन्फॉर्मर्स या जो अरेंजमेंट बन रहे हैं वो रोटेशन की वजह से बन रहे हैं, इसीलिए इसे हम एक और नाम से जानते हैं, रोटामर्स। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है, दिस रोटेशन रिजल्ट्स इनटू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम। इस रोटेशन की वजह से हमें एटम्स की डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट मिल रहे हैं इन स्पेस, विच कैन चेंज इनटू वन अनदर। एक दूसरे में क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरह से चेंज हो रहे हैं। Such special arrangement of atoms which can be converted into one another by rotation around a carbon-carbon single bond are called conformations और कन्फॉर्मर्स या फिर रोटामर्स। ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट हो रहा है, एक दूसरे में ये कन्वर्ट हो रहे हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मेशंस, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्फॉर्मर्स और रोटामर्स बोलते हैं। ठीक है, एल्केन्स कैन दस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशंस बाय रोटेशन अराउंड अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अब एल्केन्स के बार बार ऐसे घूम रहा है तो हाइड्रोजन एटम भी घूम रहे हैं, इस एटम के घूमने की वजह से हर एक एटम की, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, हाइड्रोजन या कार्बन के साथ जो भी एटम लगा है वो घूम रहा है, और घूमने की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स आ रहे हैं। लगभग ये जो अरेंजमेंट्स है कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स मिल रहे हैं हमें इसी रोटेशन की वजह से। However, it may be remembered that the rotation around a carbon-carbon single bond is not completely free.
लेकिन हमें एक बात बच्चों ध्यान में रखनी होगी कि कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड जो हम रोटेशन कर रहे हैं ना, ये 100% कंप्लीटली फ्री नहीं है। देखिए, इट इज हिंडर्ड बाय ए स्मॉल एनर्जी बैरियर ऑफ 1 से 20 किलो जूल पर। इसमें जो देखिए क्या है कि हाइड्रोजन ऐसे से घूम रहे हैं, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन या कोई भी ग्रुप लगा है, जब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों एक दूसरे के सामने सामने आ जाए, अभी तो मैं इतना दूर दूर दिखा रही हूँ, एक्चुअली में तो वो एकदम पास में होंगे, और जब एकदम पास में होंगे तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से वो हाईली एनर्जी बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। तो और वो जो एनर्जी बैरियर होता है बच्चों 1 से 20 किलो जूल पर मोल होता है, ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब क्या रिपल्शन है, क्योंकि ये CH बॉन्ड है, मान लो मैंने एल्केन का एग्जांपल लिया है, ये CH बॉन्ड, ये CH बॉन्ड, ये एक दूसरे के एकदम पास है, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी बढ़ेगी, और वो पोजीशन क्या स्टेबल होगा, नहीं, बिल्कुल वो तुरंत मूव कर जाएगा, राइट। तो ये जो रिपल्शंस क्रिएट हुए हैं बच्चों, इसी रिपल्सिव इंटरेक्शन को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं टॉर्सियोनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्सियोनल स्ट्रेन बोलते हैं। कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अब हम लोग प्रॉपर इथेन का कन्फॉर्मेशन का एग्जाम्पल लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल कंटेन्स अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है इथेन में, विथ ईच कार्बन एटम अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हर एक कार्बन 3 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ होता है, ये बात पता है आपको। Considering the ball and stick model of ethane, keep one carbon atom stationary and rotate the other carbon atom around the carbon-carbon axis। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये कार्बन और हर एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, इधर भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एक को फिक्स करके एक को घुमाओ तो क्या होगा, ये रोटेट करेंगे, एटम की पोजीशन चेंज होने लगेगी। इसी तरह इसको मैं फिक्स करूं, फिर इसको घुमाओगे, फिर से एटम की पोजीशन क्या होगी, चेंज होने लगेगी, जिसके वजह से इनफाइनाइट नंबर में अरेंजमेंट्स मिलेंगे आपको हाइड्रोजन एटम्स के, राइट। This rotation results into infinite number of spatial arrangement of hydrogen atoms attached to one carbon atom with respect to hydrogen atom attached to the other carbon atom। इसी को हम बोलते हैं conformational isomer। जो अलग अलग अरेंजमेंट मिल रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं conformational isomers बोलते हैं, या फिर conformers बोलते हैं। Thus there are infinite number of conformation of ethane। इसी वजह से इथेन के क्या होते हैं, infinite number of conformers होते हैं। However there are two extreme cases। लेकिन फिर भी इतने सारे conformers होते हैं, उनमें से हमें दो एक एक्सट्रीम केस ही पढ़ना है। एक होता है बच्चों staggered conformation और दूसरा होता है eclipsed conformation। ओके, आई रिपीट, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और इन दोनों के बीच जब इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड बनेगा तो उसके बीच में और भी कन्फर्मेशंस आएंगे ही आएंगे, राइट। तो उन कन्फर्मेशन को स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं, या फिर सिंपली वी कॉल्ड इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के अलावा जो भी कन्फर्मेशन होंगे उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्यू कन्फर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। One such conformance in which hydrogen atoms attached to two carbon are close together as possible is called eclipsed conformation। मतलब ये हाइड्रोजन है, ठीक है, जब एक दूसरे के एकदम पास हो जाएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। बच्चों ध्यान रखना है कि अभी तो मैंने आपको दूर दूर हाइड्रोजन दिया, बट एक्चुअल में वो एकदम पास होते हैं। अब सोचो ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, अभी ये ऐसे रोटेट करते करते यहाँ पे आ गए, बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होगा, और जिस कंफर्मेशन में हाइड्रोजन एटम एकदम पास पास आ जाए, राइट, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं पास पास आने की, तो एकदम पास आ गए हैं, इसी कंफर्मेशन को बोलेंगे इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बोलेंगे, राइट। और वो पॉसिबिलिटी जिसमें हाइड्रोजन एक दूसरे के एकदम दूर हो जाए, इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं हाइड्रोजन की दूर दूर, क्योंकि दो हाइड्रोजन तो है नहीं, टोटल 3 हाइड्रोजन है ना, तो ये पॉसिबिलिटी आती है मैक्सिमम डिस्टेंस की। अब इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन।
मतलब क्या लिखा है, कन्फर्मेशन एंड द अदर इन विच हाइड्रोजन आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल इज नोन एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। वो एटम की पोजीशन जिसमें हाइड्रोजन एकदम जितना पॉसिबल हो सके दूर होने का उतना दूर रहे, उस कंफर्मेशन को बच्चों हम लोग स्टैगर्ड कंफर्मेशन बोलते हैं। एनी अदर इंटरमीडिएट कंफर्मेशन इज कॉल्ड स्क्यू कंफर्मेशन। और बीच में जो भी कंफर्मेशन बने हैं इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड को छोड़ करके, उसे हम लोग बच्चों बोलते हैं स्क्यू कंफर्मेशन। ठीक है, इट मे बी रिमेंबर्ड दैट in all the conformation the bond angles and the bond length remain same। ध्यान रखना है जब ये मूव कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, एटम की पोजीशन यानी कि अरेंजमेंट चेंज होते हैं। कभी भी बॉन्ड लेंथ नहीं चेंज होगी, कभी भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन है वो हमारे देखने का नजरिया है, वो मूव करते रहते हैं। अगर हम इधर सामने से देख रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक देखने का नजरिया है। रोटेट तो कर ही रहे हैं लेकिन बॉन्ड एंगल कभी भी चेंज नहीं होगी, बॉन्ड लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे आप फैन देख रहे हो, फैन के 3 ब्लेड्स होते हैं, है कि नहीं, फैन के 3 ब्लेड्स है, वो मूव करते रहते हैं, राइट। क्या ब्लेड की लेंथ चेंज हो जाती है? नो। क्या 2 ब्लेड के बीच का बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है? नो। बस वही रिमेंबर हमें करना है, राइट, वही याद रखना है हमें कि जैसे फैन के ब्लेड के बीच का बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता, वैसे ही हर एक HCH के बीच का बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होगा, राइट। अब इनको समझने के लिए बच्चों 2 कंफर्मेशन हमें गिवन है, एक होता है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन और एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, सबसे पहला आता है बच्चों सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस। मतलब ये कार्बन हम सामने से देख रहे हैं, आप कहां से देख रहे हो, सामने, इस तरह से अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस देख रहे हो। It is then projected on paper by drawing the central carbon-carbon bond। अब अगर मुझे पेपर पे बनाना है यानी कि 2D बनाना है तो उसको समझने के लिए हम ऐसे बनाएंगे जैसे कि ये दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, इट इज देन प्रोजेक्टेड ऑन पेपर बाय ड्रॉइंग द सेंट्रल कार्बन बॉन्ड एज अ समवॉट लॉन्गर स्ट्रेट लाइन। हमें देखिए, हमें ये नहीं बनाना है, ध्यान रखिए, हमें ऐसे नहीं बनाना है सीधा, हमें कैसे बनाना है, अपर एंड ऑफ द लाइन इज स्लाइटली टिल्टेड। हम ऐसे जब यहाँ पे पॉइंट रखे तो हम ऐसे जाने की जगह ये वाला जो पॉइंट है इसको हम कैसे ले जाएंगे, थोड़ा टिल्ट कर देंगे इस तरह से। या तो आप इधर टिल्ट कर दो या तो आप इधर टिल्ट कर दो, इस तरह से टिल्ट कर देंगे, राइट। ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट कार्बन, राइट। राइट और लेफ्ट किधर भी आप टिल्ट कर सकते हो। द फ्रंट कार्बन, दिस इज द फ्रंट कार्बन बच्चों। द फ्रंट कार्बन इज शोन एट द लोअर एंड। जो फ्रंट कार्बन होता है उसको हम लोगों ने नीचे एंड पे दिखाया हुआ है, और जो बैक कार्बन है, रियर कार्बन जिसको बोलते हैं, वो अपर एंड पे हमने दिखाया है। ईच कार्बन हैज 3 लाइन, हर एक कार्बन में 3 लाइन आप बना दो। अब तीनों को हमें 3D अरेंजमेंट देना है, तो ये H ऐसे बना दो, एक H ऐसे बना दो, एक H ऐसे बना दो, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, ओके। Corresponding to 3 hydrogen atom, the lines are inclined at an angle of 120 degree। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि इनकी बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री नहीं होती, लेकिन 3D इम्पैक्ट देने के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा 120 डिग्री जैसा। इसको बना क्यों रहे हैं, स्ट्रेन समझने के लिए, राइट, कि किस जगह पे कौन से वाले कंफर्मेशन में कौन से वाले पोजीशन पे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिपल्शन होगा। इन बातों को समझने के लिए हमें यहाँ पे इस तरह से प्रोजेक्शन गिवन है। ठीक है, तो 120 डिग्री पे हमने हाइड्रोजन को लगा दिया है, इसी तरह यहाँ पे भी आप लगा दोगे 120 डिग्री पे। ओके फाइन। सो हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कंफर्मेशन, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ क्या लिखा हुआ है उसमें। उसमें बच्चों ये लिखा हुआ है कि ये इसमें लिखा है कि जो लोअर एंड है उसको हमें यहाँ दिखाना है और अपर एंड को इस तरह से दिखाना है। दिस इज लोअर एंड, हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन है बच्चों,
और ये जो अपर एंड है ये हमारा रियर कार्बन है, राइट। इक्लिप्स्ड होता है वो मतलब जितना से ज्यादा हाइड्रोजन पास हो सके बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन से, उतनी ज्यादा क्लोज होते हैं हाइड्रोजन। जैसे ये है, इसके सामने ये मैंने बना दिया H, ये बना दिया H और ये बना दिया H, राइट। तो अगर आप जस्ट इमेजिन, ये इतने दूर में होते हैं क्या? एक्चुअली में नहीं, राइट। लेकिन ये दोनों कार्बन को आप इमेजिन करो एकदम सामने सीधे, यही हमारी क्या है? पॉसिबिलिटी है कि नहीं पॉसिबिलिटी? यस। दूसरा, ये ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। अब एक को मैंने फिक्स कर दिया, लेट सपोज मैंने इसको फिक्स कर दिया है बच्चों, ठीक है। और मैंने इसको इधर घुमा दिया, इसको मैंने इधर घुमा दिया और इसको मैंने इधर घुमा दिया, और ये हमारा हो गया H। अब एक को मैंने पकड़ लिया, इसको और इसको, इन दोनों का एंगल क्या है? लगभग लगभग 0 डिग्री है, एकदम बगल बगल है। ये हाइड्रोजन और ये वाला मैंने कहाँ ले गए? मैं जस्ट नीचे लेके गई, इस तरह से, ऐसे ही तो किया है। ये वाला इधर ले आई, ये वाला हाइड्रोजन को इधर ले आई, ये वाला हाइड्रोजन को इधर ले आई, बना दिया। तो ये हाइड्रोजन, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? लगभग लगभग 180 डिग्री, राइट। यही होता है हमारा सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। अगर ये H1 और H2 क्या है? दोनों बगल बगल सामने सामने हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों इक्लिप्स्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। और ये यही H1 और H2 क्या है? एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन है। कैसे पता? देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इधर गए तो H1, इधर गए तो H2, तो ये दोनों एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉन्ड एंगल क्या है इनकी? 180 डिग्री। इनकी बॉन्ड एंगल क्या है? 0 डिग्री, राइट। तो इस फॉर्म को बोलते हैं बच्चों स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब ये कैसे दिख रहा है? जस्ट इमेजिन, ये तो आपको दिख रहा है, ये कार्बन है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन ऐसे है, ये हाइड्रोजन ऐसे है, ये हाइड्रोजन ऐसे। अब इसके जो फ्रंट वाला कार्बन है वो इस पॉइंट पे है, मान लो इस पॉइंट पे है, ये हाइड्रोजन ऐसे, पहला वाला भी ऐसे था, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे, एकदम सिमेट्रिक। अगर आप बीट से काट दोगे तो एकदम बराबर बराबर दिखेगा, दोनों एक दूसरे के एकदम मिरर इमेज बने हुए, ठीक है। यस। और यहाँ पे देखो, इस वाले में आप देखो, ये हाइड्रोजन ऐसे है सीधा, ये हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे। और जो ये वाला फ्रंट रियर कार्बन है वो कैसे है? ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे है ना। ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर वाला हाइड्रोजन सीधा था, तो दोनों क्या है? हमारा मैक्सिमम बॉन्ड है। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या है कि हम इसको, जैसे अभी तक बॉन्ड को हम ऐसे देख रहे थे, अब बॉन्ड को आपको ऐसे देखना है। देखो ये वाला मेरा क्या था? फ्रंट कार्बन, ये वाला कार्बन रियर कार्बन था कि नहीं? अब आप ऐसे देखोगे, अब फ्रंट कार्बन ये है, रियर कार्बन ये है, अब इस पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसी तरह ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो देखिए, जैसे ये हमारा फ्रंट कार्बन है और ये हमारा क्या है? रियर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन को बच्चों हम लोग यहाँ पे ऐसे डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन कैसे है? एक सीधा हाइड्रोजन ऐसे है, एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे। और जो इसमें बैक कार्बन है बच्चों, बैक कार्बन को हम ऐसे सर्कल से दिखाते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या है? ये हाइड्रोजन ऐसे है, ये हाइड्रोजन ऐसे है और ये हाइड्रोजन ऐसे है। मतलब इसको अभी हम ऐसे देख रहे थे, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो इस तरह से कुछ बनेगा। अब इसका मैक्सिमम जो बॉन्ड एंगल आ रहा है इन दोनों के बीच का, वो कितना आएगा? 0 डिग्री। और एकदम आमने सामने एक दूसरे में लगभग ओवरलैप ही कर जाते हैं, इतने पास होते हैं। तो ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है। और इक्लिप्स्ड फॉर्म बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईली रिपल्शन होते हैं, और हाईली रिपल्शन होंगे तो हाई सबसे ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेन होगा, टेंशन होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये वाला कार्बन हमारा बच्चों क्या है? ये वाला कार्बन हमारा फ्रंट कार्बन है, जिसमें हाइड्रोजन ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। ये वाला कार्बन हमारा रियर कार्बन या फिर बैक कार्बन है, इस तरह से मैं बनाऊंगी। और फिर हाइड्रोजन ये ऐसे है और ऐसे। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ये H1 ये H2 है एकदम बगल, ये हमारे पास क्या है? H1 है और ये वाला क्या है? H2 है,
एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टैगर्ड कन्फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है बच्चों कि सारे के सारे हाइड्रोजन सेम है, राइट, तो सारे के सारे हाइड्रोजन सेम है, तो इनका जो मिनिमम डिस्टेंस आ सकता है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 120 डिग्री आएगा कि 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन सेम है। अगर ये ग्रुप अलग होता, ये ग्रुप अलग होता, तो मैं बोलती कि इनका मैक्सिमम डिस्टेंस 180 डिग्री है, राइट, लेकिन यहाँ पे बच्चों सारे के सारे हाइड्रोजन एटम सेम ही है ना, तो बॉन्ड एंगल इनकी क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है, ओके। इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यूड एट द कार्बन कार्बन बॉन्ड हेड, बॉन्ड के एकदम हेड पे देखेंगे ऐसे। द कार्बन एटम नियरर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट, जो हमारे आंख के एकदम सामने है वो पॉइंट से दिखाएंगे। 3 हाइड्रोजन उस पे चिपके रहेंगे फ्रंट कार्बन पर, है कि नहीं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, द 3 लाइन्स ड्रॉन एट एंगल ऑफ 120 डिग्री 3D इफेक्ट लाने के लिए। द रियर कार्बन एटम is represented by a circle and 3 hydrogen atoms are shown in the figure in shorter line drawn at angle 120 degree to each other. The Newman projection are depicted. ये दिखा है वही है जो मैंने आपको बताया है, ये दोनों कार्बन बगल बगल है, इक्लिप्स, दोनों कार्बन दूर दूर है, तो क्या है हमारा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन, ये क्या है देखिए इसमें, as mentioned earlier in staggered form of ethane, the electron clouds of carbon-hydrogen bonds are as far apart as possible. क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ते हैं, जैसे कि पहले मेंशन किया गया है कि staggered form of ethane, the electron clouds of carbon-hydrogen bonds are as far apart as possible. स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में जो इथेन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो एकदम इतने दूर होते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। देयर आर मिनिमम रिपल्शन, जो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में है वो बहुत ही कम रिपल्शन होता है, मिनिमम एनर्जी है तो उनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मतलब क्या है कि जब मॉलिक्यूल रोटेट कर करके स्टैगर्ड फॉर्म में आता है तो उस फॉर्म में एकदम एनर्जी कम होती है, और जहां एनर्जी कम है वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। On the other hand, when the staggered form changes into eclipsed form, the electron clouds of the carbon-hydrogen bonds come closer to each other, resulting in increase in electron cloud repulsion. देखिए अब स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है और मान लो कि इधर घूमेगा तो इक्लिप्स आ जाएगा, मान लो ऐसा कि इधर घूमेगा तो इक्लिप्स आएगा, लेकिन इक्लिप्स में आने के लिए क्या होता है, हाईली रिपल्शन होता है। कितना, यहाँ पे गिवन होगा कितने रिपल्शन, लगभग 12.5 किलो जूल पर मोल होता है, किसमें, इथेन में। मतलब इधर है मिनिमम एनर्जी है, राइट, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जैसे ही वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा एक एनर्जी बैरियर आ जाता है लगभग 12.5 किलो जूल पर मोल की, है ना, जो कि थोड़ा एक एनर्जी बैरियर है, तो ये उतनी आसानी से जाएगा नहीं, अगर जा भी रहा है इतना रिपल्शन होगा कि तुरंत वो स्टैगर्ड में वापस से चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा से ज्यादा स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में रहना पसंद करता है, ना कि इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में, क्योंकि स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन एक स्टेबल कन्फॉर्मेशन है, जबकि इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन एक स्टेबल कन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों। To check the increased repulsive forces, molecule will have to possess more energy and thus has lesser stability, right? तो यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, अगर मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो ओवरऑल रिपल्शन कम होना चाहिए, एनर्जी कम होना चाहिए, स्टेबल होता है वो, राइट। लेकिन जहां पे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा तो उस रिपल्शन से लड़ने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी भी होती है, राइट। जैसे हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम इसीलिए आती क्योंकि उसको सहने के लिए एनर्जी है। जिनके पास सहने की शक्ति नहीं है उनके पास प्रॉब्लम भी नहीं आती है ना। As already mentioned, the repulsive interaction between the electron clouds which affects stability of a conformation is called torsional strain, right? जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होता है, right, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का, जिसके वजह से
स्टेबिलिटी पर इफेक्ट आता है उसी को हम लोग टॉर्सियोनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्सियोनल स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड। दिस एंगल इज कॉल्ड डाईहाइड्रल एंगल या फिर टॉर्सियोनल एंगल हम लोग बोलते हैं। ये जो कितना टॉर्सियोनल स्ट्रेन आएगा वो डिपेंड किस पे करता है, डाईहाइड्रल एंगल पे। जो इक्लिप्स फॉर्म था उसका जो डाईहाइड्रल एंगल था 0 डिग्री था, और 0 डिग्री डाईहाइड्रल एंगल है, दैट मीन्स वहां पे बहुत ज्यादा रिपल्शन है, और उसका टॉर्सियोनल जो टॉर्सियोनल स्ट्रेन है वो भी क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब टॉर्सियोनल स्ट्रेन डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, डाईहाइड्रल एंगल पे डिपेंड करता है, राइट। Of all conformation of ethane, the staggered form has the least torsional strain and the eclipsed form the maximum torsional strain। जितने भी हम लोगों ने conformation पढ़े हैं इथेन के, उनमें से सबसे कम torsional strain किसमें होता है, स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन में होता है, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड होते हैं वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस में रह सकते हैं उतना मैक्सिमम डिस्टेंस में रहते हैं। Therefore, staggered conformation is more stable than the eclipsed conformation. Therefore, staggered conformation is more stable than the eclipsed conformation. इसीलिए staggered conformation एक more stable conformation होता है eclipsed conformation से। Hence, मॉलिक्यूल लार्जली रिमेन इन स्टैगर्ड। भाई जहां पे एनर्जी कम है, जहां स्टेबिलिटी है, लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे, वैसे ही मॉलिक्यूल भी वहां रहना पसंद करेगी जहां पे उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट। कन्फर्मेशन, और वी कैन से दैट इट इज प्रिफर्ड कन्फर्मेशन। तो कुल मिला के हमारी जो प्रिफर्ड कन्फर्मेशन होती है वो है स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। इट मे बी इन्फर्ड दैट रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन इज नॉट कंप्लीटली फ्री, बट स्टिल हमें याद रखना है कि इथेन की जो रोटेशन होता है वो कंप्लीटली फ्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एनर्जी बैरियर होता है बच्चों, और जो इथेन का जो एनर्जी बैरियर होता है वो 12.5 किलो जूल पर मोल की होती है। ठीक है, जैसे स्टैगर्ड से और इक्लिप्स्ड में जाना है, तो स्टैगर्ड से इक्लिप्स्ड जाने तक का जो एनर्जी बैरियर है वो 12.5 किलो जूल पर मोल होती है। जब उतनी एनर्जी होगी तब जाकर के वो इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, राइट। तो विच इज वेरी स्मॉल, लेकिन है तो बहुत ही कम ना, 12.5 किलो जूल पर मोल। वी नो कि जितने भी दुनिया में एटम, मॉलिक्यूल, पार्टिकल कुछ भी है, उन सब के पास थोड़ी बहुत एनर्जी पहले से ही रहती है, और ऊपर से नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, जिसे हम लोग ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोलते हैं, उस टेम्परेचर पर इथेन के पास उतनी एनर्जी होती है कि वो उस एनर्जी बैरियर को क्या कर ले, पार कर ले। The ethane molecule gains thermal or kinetic energy sufficient enough to overcome this energy barrier of 12.5 kilojoule per mole through intermolecular collision. Thus, it can be said that rotation about carbon-carbon single bond is ethane is almost free. मतलब इसका क्या है कि जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन किस तरह से है ना, ऐसे है। अब यहाँ पे जाने के लिए यहाँ से ये इक्लिप्स कन्फर्मेशन, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब स्टैगर्ड से इक्लिप्स्ड जाने के लिए जो एनर्जी बैरियर है वो 12.5 किलो जूल पर मोल है, और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लगभग हर मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी होती है, उतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो उस एनर्जी बैरियर को पार कर ले, राइट। तो ये एनर्जी बैरियर आ रहा है और उसके पास उतनी एनर्जी थी, भले ही रिपल्शन हुआ लेकिन वो पार कर गया, राइट। और फिर वो ऐसे मूव करता रह गया। अब जैसे मूव करता रहता है ना, बार बार मूव करता रहता है, मूव करता रहता है, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, रोटेशन हो रहा है कार्बन कार्बन के अलोंग, और साथ में वो क्या है, फ्री रोटेशन कर रहा है सिंगल सिंगल बॉन्ड के अराउंड। लेकिन फिर हमने क्या पढ़ा कि ये जो रोटेशन है वो 100% फ्री नहीं है, क्योंकि बीच में एनर्जी बैरियर है। लेकिन वो बैरियर जो होता है बच्चों वो 12.5 किलो जूल पर मोल होता है। उतनी एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के पास रहता ही रहता है, इसलिए वो पार कर जाता है। इसीलिए सिंपली हम बोल देते हैं कि फ्री रोटेशन हो, ठीक है। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि ये इतनी मतलब ये जो है कंटिन्यूअसली रोटेशन होता ही होता रहता है, इसीलिए कन्फॉर्मेशन को हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। isolate different conformational of isomers of ethane. It has not been possible to separate the isolate different conformational isomers of ethane. ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर हम लोग खत्म कर देते हैं अपना ये जो एल्केन वाला पार्ट है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एल्काइंस और बेंजीन के बाद ये हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।